पूरे के पूरे स्कूल फेल, 38,000 बच्चे फेल हुए हैं। इसकी वजह क्या है? हर बच्चे को जैसे एहसास हुआ कि जैसे एक बच्चे मेरे साथ भी कुछ शायद इनजस्टिस हुआ है। तमाम सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो जो पिछले मार्क्स हैं वो तो मुतासर नहीं होंगे। और बोर्ड के जो क्वालिटी ऑफ मार्किंग है वो तो अब देखिए पूरी पाकिस्तान के बोर्ड्स वो मानते हैं उसको। कुछ जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके हवाले से बड़ी बातें होती हैं, हर साल होती हैं। हर मर्तबा उन स्कूलों का रिजल्ट क्यों बेहतर आ जाता है? बच्चे थोड़े से साइकोलॉजिकली भी वो मुतासर हुए हैं। जो मार्किंग करने वाला है उसको क्या पता होता है कि ये फ़लाँ स्कूल का पर्चा है और ये फ़लाँ स्कूल का पर्चा है? ऐसा होता है? यानी बच्चे जो है अब जितने मर्जी सब्जेक्ट में वो चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं एक स्कूल में खड़ा था तो मुझे कंट्रोल रूम से आवाज़ आई है कि आपके राइट पर जो बच्चा है इसकी पेपर बोर्ड के नीचे नकल है। तो वो हमने जब मैंने बरामद की, सारे बच्चे हैरान हो गए कि ये तो कहीं से और से आवाज़ आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 9वीं जमात का रिज़ल्ट आया है, पेशावर तालीमी बोर्ड का, मर्दान तालीमी बोर्ड का, और तासुर यह है कि बड़ा ख़राब रिज़ल्ट आया है। 9वीं जमात के बहुत सारे स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ेल करार पाए हैं। ये फ़ेल स्टूडेंट या जिनके मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं, वो कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं? उनके लिए मौक़े क्या हैं? वो इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? कितने पेपर्स में वो कर सकते हैं? आगे उनको अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए कितना चांस है? इन सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। ये एक किस्म की आगाही वीडियो है और इस आगाही के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर में, और पेशावर बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब नसरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक तो तासुर ये है कि पेशावर तालीमी बोर्ड का ख़राब तरीन रिज़ल्ट है, ये तासुर ये है। आप ज़रा अगर आदाद व शुमार के हवाले से हमें बताएं कि ये जो 38,000 बच्चे फ़ेल हुए हैं, इसकी वजह क्या है? बच्चों ने पढ़ा नहीं है, मार्किंग सख्त हुई है, या कोई दूसरी वजह है? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया फ़िदा साहब। बात यह है कि ये 9th का रिज़ल्ट है और इसमें तकरीबन 87,777 जो तलबा और तालिबात हैं वो अपीयर हुई हैं। अच्छा, 87,777। तो उसमें यह है कि अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट फेल का तसव्वुर तो 9th में नहीं होता। अच्छा, इसमें प्रमोशन का और मतलब अगले क्लास में बच्चे प्रमोट होते हैं या वो प्रमोट नहीं होते। तो अगर हम इसके 2018, 19, 20, 21 और अभी ये 22 इस तमाम अगर को कंपैरिजन हम करेंगे तो इसमें बहुत मामूली फ़र्क है। तकरीबन रिज़ल्ट 9th का सेम है। बदकिस्मती से कुछ एक आध अखबार में ये रिपोर्ट हुआ है कि 38,000 बच्चे फ़ेल हुए हैं। तो ये चूँकि 9th का रिज़ल्ट है तो इसमें वो फेल रेशो जो है उन्होंने वो ठीक रिपोर्ट नहीं किया। नहीं, जो फेल हैं, जो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हैं, वो फेल हैं, वो कितने? वो फेल वो होते हैं जो अच्छा। मतलब है कि वो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हों तो वो उनको अक्सर इदारे प्रमोट नहीं करते। लेकिन ये बाकी जो हैं इसमें तो 9th में तो ऐसे भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कुछ सब्जेक्ट्स में उनकी तैयारी नहीं होती तो वो अपने सब्जेक्ट्स को ख़ुद भी वो ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने वो एब्सेंट भी शुमार किए हैं, जो बच्चे नहीं आते, उनकी तैयारी नहीं होती या वो किसी वजह से वो इम्तिहान नहीं दे पाते। तो ये जो है ये सारे वो जो बता रहे हैं अदाद शुमार, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अगले ये प्रमोट हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन उनके कुछ सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट या उसने वो छोड़ा है, 2 सब्जेक्ट छोड़े हैं। तो 9th पे ऊपर चूँकि रिज़ल्ट कंप्लीट नहीं होता। रिज़ल्ट अगर आपने देखना हो तो आप 10th का रिज़ल्ट देखिए। नहीं चेयरमैन साहब, अगर किसी स्टूडेंट ने 350 9th में लिए हैं जी, तो अगर उसके मैट्रिक में भी 350 आ जाएंगे, ये टोटल 700 मार्क्स बन जाते हैं, तो उसको अगली स्टेप के लिए यानी किसी कॉलेज में दाखिला वो कैसे ले सकता है? वो नहीं, आप ठीक कहते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर 9th में जिसकी वो ज़्यादा नंबर है तो जाहिर है उसने तो दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना 9th का। ठीक है। लेकिन जो बच्चा है वो उसके नंबर कम है या उसके सब्जेक्ट में वो फेल हैं, ठीक है, तो उसने अगले एग्ज़ाम में 9th का पोर्शन अलग देना है और 10th का अलग देना है। सही है। तो जाहिर है उसने 9th को भी इम्प्रूव करना है और 10th का एग्ज़ाम भी देना है। मतलब उसके लिए चांस है? उसके लिए चांस है।
उसका साल ज़ाया नहीं होता। स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं, मतलब 350 और 400 के बीच में, और वो चाहते हैं कि मेरे 400 से बढ़ जाएं जी, तो एक तो पहला स्टेप वो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब वो सोच रहे हैं कि बोर्ड से रीचेकिंग करवाएं या रिटोटलिंग करवाएं। पहले तो हमारे ये जो देखने वाले हैं इनको ये बताएं कि रीचेकिंग होती है, वो ऑप्शन नहीं, ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि उसमें रीचेकिंग नहीं होगी, अच्छा। रिटोटलिंग होती है। एक तो मार्क्स टोटल जो है वो चेक की जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में उसमें भी कई गलती हो सकती है, लेकिन दूसरा जो है पेपर चूंकि वो सारा एग्जामिन होता है, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर मार्क्स लगे हों, उसकी पोस्टिंग बाहर नहीं हुई हो, या कोई ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम होती है, कोई बहुत मतलब कि 0.50 इस तरह के कह सकते हैं इशारियों में, कि उसमें कोई क्वेश्चन अनमार्क रह जाता है, ठीक, तो वो भी उसकी करेक्शन हो जाती है अच्छा उस पेपर में। तो ये होता है कि उसमें रिटोटलिंग प्लस करेक्शन अगर कहीं कोई पोर्शन अनमार्क हो, मतलब तो उसमें ये चैलेंज नहीं किया जा सकता कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जी, और उसमें स्टूडेंट के बनते हैं, वो नज़र आ रहा हो कि जी इसके 7 या 8 बनते हैं और उसको दिए गए हैं 2 या 3, तो वो 2 या 3 को आप चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लेकिन ये कि ये पहले ज़माने में इस तरह होता था कि पिछले साल जब मैं आया हूँ तो वो मेरा पहला एग्ज़ाम था, तो वो भी जब लोग रीचेकिंग के लिए आते थे तो कभी कभार वो बच्चे शिकायत करते थे कि यार ये मार्किंग जो है ये, या उनके साथ कोई एक्सपर्ट होता था कि ये जो है मार्किंग ये कम हुई है। तो उसके लिए हमारे जो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर साहब हैं शहराम खान तरक्की साहब, उन्होंने इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स में कहा कि भाई बच्चों की असेसमेंट के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाए और बच्चों के कोई मसला ना हो। तो उसके ऊपर हमने जो भी एग्ज़ाम ली हैं, बल्कि पिछले स्पेशल एग्ज़ाम से हमने भी कहा कि बिल्कुल बच्चों की हक तलफी ना हो, उनके पेपर में उनको उनका हक मिले। इसके लिए हमने ये किया कि जो पेपर मार्किंग होती है उसके लिए हमने हर ग्रुप के लिए एक हेड एग्जामिनर मुकर्रर किया। वो नॉर्मली पहले से भी वो प्रैक्टिस थी, लेकिन उसके साथ एडिशनल हमने ये किया कि एक सब्जेक्ट में अगर 10-15 ग्रुप बैठे हैं मार्किंग के लिए, तो सबके लिए हमने एक सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। ठीक, वो जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है उन तमाम ग्रुप्स के वो जो हेड एग्जामिनर है वो भी वो क्वालिटी चेक करता है, फिर उसके बाद 20% पेपर वो चेक करता है। ठीक, फिर सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो सारे सब्जेक्ट में जो जितने लोग बैठे हैं तो जाकर रैंडमली उनके पर्चे निकालता है, उनकी वो क्वालिटी चेक करता है। उसके बाद फिर हमने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक मार्किंग कोऑर्डिनेटर इस दफ़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये इन दो कोऑर्डिनेटर लिया है। कोऑर्डिनेटर तो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर होता है जो सारे पर्चे की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करता है। इस दफ़ा हमने एक कोऑर्डिनेटर एक्स्ट्रा उनकी सर्विसेज ली हैं और उनको ये कहा है कि आपने पूरे हॉल में सारे सब्जेक्ट को मॉनिटर करना है। उसका बहुत फ़ायदा हुआ। उसका ये फ़ायदा हुआ कि पिछले साल एनुअल में बहुत सारे बच्चों ने रिटोटलिंग की थी। इस बार अभी हमारा 10th का जो रिज़ल्ट निकला है तो आप यकीन करें कि उसके बाद हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं, कोई बच्चा जो है वो नहीं आए रिटोटलिंग के लिए, बहुत कम। यानी उसमें आप समझिए 80% उसमें डिक्रीज़ हुई है रिटोटलिंग में। बच्चे वो सेटिस्फाइड थे कि हमारी चेकिंग एक्यूरेट हुई है। 9th का जो है इसमें मेरा ख्याल में कि जो एक अखबार ने इसको रिपोर्ट किया है तो उससे हर बच्चे को जैसे एहसास हुआ कि जैसे बच्चे मेरे साथ भी कुछ शायद इनजस्टिस हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेपर्स हमारे जो हैं वो बड़े पेशावर बोर्ड के जो क्वालिटी ऑफ मार्किंग है वो तो अब देखिए पूरी पाकिस्तान के बोर्ड्स वो मानते हैं उसको। लेकिन आजकल एक कुछ ये जो कोरोना का जो पीरियड गुजरा है इसमें डेफिनेटली बच्चों की जो एजुकेशन की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ा है, मुतासर हुए हैं बच्चे, थोड़े से साइकोलॉजिकली भी वो मुतासर हुए हैं। तो चेयरमैन साहब ये भी तो ज़्यादती है ना कि एक तरफ तो आपने दिए 1100 में से 1100 मार्क्स, सिर्फ 4 पेपर्स की तैयारी करवाई, और दूसरी तरफ बच्चे ज़ाहिर है कि उनका तालीमी हर्ज हुआ है, नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे कोई आपने मतलब कोई रियायती स्कीम नहीं दी कि मतलब ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या वो जो नुकसान हुआ है उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाए? नहीं, वो ऐसा था फिदा साहब कि जब पिछले साल देखिए गवर्नमेंट जब भी कोई एक कंसेशन देती है या कोई एक रिफॉर्म करती है तो वो सबके लिए होता है, वो किसी एक ख़ास शोबे के लिए, ख़ास सेक्टर या स्कूल के लिए नहीं होता। अब देखिए गवर्नमेंट पिछले साल बच्चों का नुकसान हुआ था तो 4 सब्जेक्ट्स में और 3 सब्जेक्ट में इलेक्टिव में
फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें भी चलो एडिशनल हम मार्क्स देते हैं, 5% एडिशनल मार्क देते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी नहीं होगी, वो एवरेज पर वो देंगे। उसके बाद भी जो बच्चे फेल थे उनको भी आप पास डिक्लेयर करें। तो बहुत सारी कंसेशंस थी। तो जाहिर है कि उसमें वो जो 5% एडिशनल मार्क्स थे तो वो आम बच्चे के लिए वो 5% थे, लेकिन वो जो बिल्कुल वो जो उन हालात में भी जिन बच्चों ने घर में तैयारी की थी, पढ़ा था, नेट से हेल्प ली थी, तो ज़ाहिर है उन 5% ने और उन बच्चों को बहुत ज़्यादा वो टॉप पर ले गए, वो ऑलमोस्ट 100% पर वो चले गए हैं। तो वो कंसेशंस तो उस दौरान थी जब एक पेंडेमिक था, एक ऐसा डायलेमा था कि बच्चे नहीं आ सकते थे बाहर, तो वो तो उस वक्त थी। अब ज़ाहिर है वो कंसेशन सारी विड्रा हुई है, लेकिन ये है कि बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वो असर होता है, और स्पेशली उन बच्चों के ऊपर जो तवज्जो नहीं देती, जो कोई परफॉर्मेंस उनकी सही नहीं होती, तो फिर भी शायद वो देखते हैं कि कोई हमें कंसेशन इस तरह की मिले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि बच्चों ने बड़ा अच्छी रिकवरी की है माशाल्लाह। अभी जो हमने इस दफ़ा रिज़ल्ट देखा है तो आप देखिए कि इस वक्त जो मेरे पास सामने जो रिज़ल्ट है 2019 का, ये 90% ये कुछ 90% 90.52% ये रिज़ल्ट है, 90.52% इस दफ़ा का रिज़ल्ट है। लेकिन अगर आप इसको देखिए कोरोना से पहले जो 2018 में देखें तो उसमें 90.90 है। अच्छा, तो अब बच्चों ने वापस गेन कर लिया है। वो जो अगर आप 10 के साथ कंपैरिजन करें या 9 का कंपैरिजन करें तो बच्चों ने वापस वो गेन कर लिए हैं। अब मोमेंटम बच्चों की माशाल्लाह तो रफ्ता रफ्ता बच्चे आएंगे ना इस तरफ, चूँकि वो एक दौर ऐसा गुजरा है। अब ये जो इम्प्रूवमेंट है, एक तासुर ये है कि जी बच्चे सिर्फ 3 पेपर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 4 में कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने में कर सकते हैं। कितनी रियायत है, कितना ये इम्प्रूव कर सकते हैं, कितने पेपर्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये इसलिए कि इससे बच्चों को वाकई बहुत आगाही हो जाएगी। हमारे जो नेशनल लेवल पर हमारा एक फोरम है IBCC जो है तमाम पाकिस्तान के बोर्ड्स का, उन्होंने पिछली हमारी मीटिंग्स में ये रिकमेंड किया कि इम्प्रूवमेंट के लिए कि अब बच्चों को आप ओपन चांस दे दें, यानी बच्चे जो है अब जितने मर्जी सब्जेक्ट्स में वो चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक दूसरी कंसेशन ये है कि एक बच्चा जो है वो उस वक्त तक इम्प्रूवमेंट कर सकता है जब तक उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो उसके लिए चांसेस नहीं है। जब तक उसने नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री नहीं ली है उस वक्त तक उसके पास चांस है कि वो इम्प्रूवमेंट करे, बेशक 6 चांसेस हो, अच्छा, बेशक 7 बार वो अपीयर हो। ये जिसने 350 या 300 मार्क्स लिए हैं, पास है, कम मार्क्स लिए हैं, वो अगर तमाम सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो जो पिछले मार्क्स हैं वो तो मुतासर नहीं होंगे? नहीं, ये हमने पिछले एग्जाम से भी ये बेटर मार्क्स पॉलिसी अडॉप्ट की थी। देखो ना, बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया है, यानी ये है कि वो बच्चा पहले अपने पर्चे कैंसिल करता था, अब नहीं करता। अच्छा, अब नहीं, अब बच्चा पर्चा पेपर कैंसिल नहीं करेगा, वो पेपर इम्प्रूवमेंट के लिए देगा। अगर उसके नंबर पिछले में ज़्यादा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके पिछले नंबर वो देगा। अच्छा, पिछले अगर अगले नंबर ज़्यादा है तो वो नंबर लगाएगा। और उसमें फेल हो गया कोई इम्प्रूवमेंट में, सारे के सारे पेपर वो दे रहे, कंपार्ट आ गया, वो पर्चा फेल हो गया, तो वो फेल पर्चा नहीं कंसीडर होगा, जो पिछला पास है वही कंसिडर होगा, वही होगा। बेटर मार्क्स पॉलिसी होगी। बल्कि इसके साथ एक और कंसेशन आप देखें, वो ये है फिदा साहब कि अब बच्चे जो है फ़र्ज करें 2 चीज़ें और 2 कंसेशन और भी है। पहले ये होता था कि 9th वाला बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता था जब तक वो 10th को क्लियर नहीं करता था। अब 9th वाला बच्चा 9th का इंप्रूवमेंट कर सकता है 10th के एग्जाम से पहले भी, अच्छा, 10th के साथ भी कर सकता है। एक दूसरी बात यह है कि एक बच्चा 9th में एक पर्चे में 2 पर्चे में फेल हुआ, तो पहले ये कानून था कि वो पहले ये फेल पर्चे पास करता, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करता। अब ये भी नहीं है। अब मतलब कि सारे बोर्ड्स की हमारी फिर एक और कमेटी है, खैबर पख्तूनख्वा चेयरमैन बोर्ड्स कमेटी KPBCC है हमारी, उन्होंने बच्चों को ये भी अब कहा है कि अगर ये सिस्टम के लिए बड़ा मुश्किल है, हमारा सिस्टम इन बच्चों को ना इस तरह से एडमिशन के वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो हम मैनुअल करेंगे कि अगर बच्चा फेल है तो फेल सर्टिफिकेट भी दे सकता है 9th में, और उसके साथ साथ वो इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। अच्छा, वो जो बाकी में कम मार्क्स है वो इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है, और जो फेल पर्चा है उसको फेल भी दे सकता है।
अच्छा, ये जो 9th का जब इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आएगा, वो अब से जब आज हम बात कर रहे हैं, कितने अरसे बाद? महीना है बीच में, 1.5 महीने, 2 महीने? 25 अक्टूबर से इंशाल्लाह ये मैट्रिक का 9th और 10th का शुरू हो रहा है। 25 अक्टूबर से, यानी बीच में इनके पास 1 महीना तकरीबन एक महीना है आज के बाद। और ये जब 1 महीने में बाद ये जब 9th का दोबारा ये बच्चे देंगे, तो फिर वो, और फिर जब वो 10th का एग्ज़ाम आएगा, उसके बीच में फिर कितना अरसा है? उसके बीच में तो जाहिर है कि पिछले साल एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ था, बल्कि मई में हुआ था, अप्रैल में रोज़ा था। इस बार जैसे कि इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि अगर ये बच्चों का अच्छे मौसम में एक एग्ज़ाम लिया जाए, तो अगर हमें इदारों से ये रिपोर्ट मिल जाए कि वो मार्च तक सेशन कंप्लीट कर सकते हैं, हम वो बीच में टाइम उनके तैयारी के लिए भी मिल सकता है, तो मार्च के एंड में हम एक रोज़ों से पहले एक एग्ज़ाम उस वक्त होगा, शर्त पे कि वो मतलब सेशन कंप्लीट हो। अच्छा, अगर नहीं तो आप समझिए कि अभी अगर एक हमारा एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में हो रहा है, तो अगला एग्ज़ाम ईद के फ़ौरन बाद यानी अप्रैल के एंड में वो शुरू होगा। तो बीच में मतलब ये है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 या 5 महीने, 4-5 महीने है। इसमें सेशन, चूँकि सेशन तो स्टार्ट है, सेशन तो हमारा उससे अगस्त से 15 अगस्त से स्टार्ट है, ठीक, तो वो तो पढ़ रहे हैं उस सेशन में। तो ये सेशन आप अक्टूबर से नहीं काउंट करेंगे, वो आप 15 अगस्त से काउंट करेंगे या सितंबर से जिन्होंने स्टार्ट किया है। रिटोटलिंग के लिए तमाम के तमाम पेपर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते। और पर पेपर इसकी फ़ीस कितनी? ये 500 इसकी फीस है। ठीक जी। और ये जितने भी पर्चे जब इम्तिहान हो जाता है, तो ये जब मार्किंग होती है तो आपके बोर्ड के अंदर होती है या कहीं ये पर्चे भिजवाए जाते हैं जिस तरह माजी में? नहीं, हमारे पेशावर बोर्ड में सारी मार्किंग सेंट्रलाइज मार्किंग है। शायद हमारा ये भी हम कह सकते हैं पूरे सूबे में हमारा वाहिद बोर्ड है कि इसमें सेंट्रलाइज मार्किंग है। बाहर कोई सेंटर हमारा नहीं है मार्किंग के लिए। अच्छा। हमारे पास माशाल्लाह इधर कैपेसिटी है, हॉल्स है, हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स यही आते हैं और वो उसी एक हाल में हमारी सिक्रेसी की निगरानी में वो मार्किंग करती हैं। चेयरमैन साहब, इस मरतबा ये भी बड़ा एक तशवीशनाक जो आदाद शुमार आए हैं वो ये हैं कि सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट बड़ा मुतासर हुआ है। तो ये नज़ला सरकारी स्कूलों पर ही क्यों गिरा है? वहाँ का मयार थोड़ा सा कमज़ोर है प्राइवेट स्कूलों की निस्बत? ये तो खैर अभी जो मुकम्मल एनालिसिस हम एग्जामिनेशन की अभी देखेंगे, हमारी जो रिसर्च विंग है वो जब ये हमें एनालिसिस देंगे तब हम उसके ऊपर कमेंट्स कर सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में ऐसा इसलिए नहीं होगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इदारे अच्छे हैं, ज़ाहिर है कुछ की परफॉर्मेंस बुरी है। सरकारी स्कूलों में ये जो रिपोर्टिंग होती है मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। आप अभी हमारे पास अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा, आप 10th का रिजल्ट देखें जिसके ऊपर कंप्लीट रिजल्ट होता है, तो आप देखें कि सरकारी इदारों ने पहले से बहुत इम्प्रूव किया है। अच्छा। उनकी रिजल्ट्स पहले से बहुत अच्छे हैं। जहाँ जहाँ ठीक नहीं है ज़ाहिर है वहाँ पर वो कोई दूर दराज इलाके होंगे जहाँ तक वो पूरे के पूरे स्कूल फेल, वो एनालिसिस अभी है मेरे पास तो नहीं आया, 1-2 दिन में मेरे पास वो एनालिसिस आ जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई रिज़ल्ट है तो जाहिर है उसके ऊपर तो सोचना चाहिए वहाँ पर बच्चों की जो है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ट्रेंड हमने देखा है कि बच्चियाँ जो हैं वो शायद ज़्यादा मेहनत करती हैं, उनके रिज़ल्ट आ जाते हैं, बच्चों में कुछ कमियाँ होती है। लेकिन अब हमने देखे कि सरकारी स्कूलों में कुछ बच्चों की स्कूलें उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। और अभी हम ये बात जब सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा तो मैं सरकारी स्कूलों के ऊपर कमेंट कर सकूंगा। मेरे ख्याल में तो सरकारी मेन स्ट्रीम की जो स्कूल्स हैं उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। अच्छा चेयरमैन साहब, अगर हम कुल की बात करें कि कुछ जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके हवाले से बड़ी बातें होती हैं, हर साल होती हैं, हर स्टूडेंट उस पर बात कर रहा होता है, हर टीचर भी उस पर बात कर रहा होता है, हर पेरेंट जो है वो उस पर बात कर रहा होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर मरतबा उन स्कूलों का रिज़ल्ट क्यों बेहतर आ जाता है? क्या ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इनमें कितनी सदाकत है? क्योंकि आप तो अभी आए हैं, पहले क्या होता था, इसके बाद भी अब जब आप नहीं रहेंगे, ज़ाहिर आप इस सीट पे बैठे हुए हैं, तो इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत होती है? और जब पर्चा मार्किंग होती है किसी पर्चे की, तो क्या जो मार्किंग करने वाला है उसको क्या पता होता है कि ये फ़लाँ स्कूल का पर्चा है और ये फ़लाँ स्कूल का पर्चा है? ऐसा होता है? ये परसेप्शन नॉर्मली होते हैं। ज़ाहिर है कि जहाँ पर इंसान हो तो वो इस तरह की चीज़ें भी सोचती हैं। और
मैं तो जब अब बोर्ड में हूँ तो अपने वक्त की तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि अगर मुझसे पहले भी यहाँ कोई रहे हैं और जो सिस्टम मैंने यहाँ देखा है, या जो देख रहा हूँ, या जो सारे लोग देख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन है। हमारे एग्ज़ाम फॉर्म से लेकर रिज़ल्ट तक सारी ऑनलाइन सिस्टम है। हमारे जब यहाँ पर जो मार्किंग होती है उसके लिए जो हमारे फिक्टिशियस नंबर होते हैं, कोडिंग हम करते हैं, हर पेपर के ऊपर कोड नंबर लगे होते हैं, और जो लोग कोड लगाते हैं वो मार्किंग नहीं कर सकते, वो मार्किंग हाल तक वो जा भी नहीं सकते। फिर मार्किंग जो लोग करते हैं उनके सामने पेपर्स पड़े होते हैं, उसके ऊपर कोड लगे होते हैं, और वो मार्किंग करते हैं, और वो मार्क की शीट बनाकर वो सिस्टम में, पेशावर बोर्ड में इस वक्त माशाल्लाह जो सिस्टम है ये शायद पाकिस्तान में कहीं है। हमारा सिस्टम ये है कि हमारा रिजल्ट सिक्रेसी के पास भी नहीं है। हमारा यहाँ पर इंटरनली एक ICT डेवलपमेंट सेल है, हमारा एक सेंट्रल सर्वर है हमारा। सिक्रेसी में जब कोई चेक करता है पेपर चेकर, तो वो आकर सिक्रेसी में फिक्टिशियस नंबर के थ्रू वो सिस्टम में रिजल्ट इंसर्ट करते हैं, और वो रिजल्ट सिस्टम के थ्रू हमारा सेंट्रल उससे भी दूसरी बिल्डिंग में वो सर्वर में चला जाता है। अच्छा, और ये किसी को ये पता नहीं होता कि मैं ये कौन किसका पेपर मार्क कर रहा हूँ, या ये सारे पेपर्स तो अलग अलग ग्रुप से करते हैं। एक ग्रुप को, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट का नहीं पता होता। ये सारे जब वो सिस्टम में इन होते हैं, वो हमारे सर्वर में उसके साथ फिर प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जो है वो एंटर करते हैं, ये हमारे सिक्रेसी। फिर हमारे एक और सेक्शन है जो उसके साथ MCQs के मार्क्स वो एंटर करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें जब हम साथ लगा देते हैं तो हमारे वो जो ICT सेल है उसमें रिज़ल्ट फिर आखिर में प्रोसेस होता है। ठीक, यानी उसके रिज़ल्ट से 2 दिन पहले तक उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं होता। किसी को, इन चेयरमैन तक को ये नहीं पता होता कि जब ये कंप्यूटर चलेगा तो इस प्रोसेस में कौन सा इदारा जो है उसके पोजीशन होगी। फिर वो कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो उसका एक रिज़ल्ट जनरेट होता है। उस रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद हम उसका प्रिंट ले लेते हैं कि ये टॉप 20 इनकी पोजीशंस हैं, और वो टॉप 20 हर बोर्ड जो है वो लेकर एक बोर्ड में, हमारी बॉडी जो KPBCC है वो एक जगह, पेशावर हो, एबटाबाद हो, स्वात हो, वहाँ सारे बोर्ड इकट्ठे होते हैं। हर बोर्ड से हर सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट आता है। वो सारे एक्सपर्ट्स एक टेबल पर बैठकर एक सब्जेक्ट की, सारे बोर्ड्स के वो टॉप 20 की पोजीशन जो है वो उनको पेपर को मार्क करते हैं, और उसके साथ बाकायदा वो अपने कमेंट्स लिखते हैं कि यहाँ पर एक मार्क ज़्यादा दिया गया है, इसको कम किया जाए, यहाँ आधा नंबर कम है, इसको ज़्यादा किया जाए। उनकी जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर फिर हम उन पेपर्स को दोबारा वो उसमें वो मार्क्स इंसर्ट करते हैं, और उसके ऊपर सर्टिफिकेट हम देते हैं KPBCC को कि जो प्रपोजल थी आपकी टीम की, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द प्रोविंस, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने ये रिज़ल्ट उन पर्चों में वो चेंज किए है। उसके बारे में वो कोई उसके अंदर कोई मुदाखलत कोई नहीं कर सकता, ना कोई चेयरमैन, ना कहीं कोई गवर्नमेंट, कहीं किसी की मुदाखलत नहीं। इससे पहले जब इम्तिहान अभी नहीं शुरू हुआ होता तो इससे पहले मनपसंद ड्यूटियां भी लगाई जा सकती हैं, ऐसा भी कोई मतलब? मैं तो इस टेलीवर में कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं हमारे, चूँकि हम ड्रा के ज़रिए करते हैं, और ड्रा के लिए भी हमने ऐसे किए पिछले 2 एग्ज़ाम में कि हमने DOs को ऑन बोर्ड लिया है, उनकी मीटिंग्स यहाँ की है। पहली बार हमने DOs को बुलाया है, और उनके बाद फिर सारे इदारों के जो सरबराहान हैं, मेल फीमेल इंस्टीट्यूशन जो है, उनको मैंने बुलाया है, और उनको मैंने कहा कि आप अपने इदारों में जो अच्छे शोहरत के लोग हैं उनके नाम हमें रिकमेंड करें। सही, वो हमें रिकमेंड करते हैं, फिर उसकी भी एक प्रोसेस करते हैं। अगर हमारे सिस्टम में लोग जानते हैं कि इसमें कोई ऐसा बंदा है जिसका पिछले एग्जाम में कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है या कोई डिस्क्वालीफाइड है, तो उनको हम निकाल लेते हैं। फिर उसी उन नाम्स को हम वो ड्रा में शामिल करते हैं। वो ड्रा के ज़रिए आते हैं और वो फिर जाते हैं हॉल्स में। फिर ज़ाहिर है उनके ऊपर हमारी मॉनिटरिंग होती है, और हमारी CCTV कैमराज हैं। फिदा साहब जो इस वक्त फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान में पेशावर बोर्ड पहला बोर्ड है जिसने 300 जो PTZ कैमराज हैं ये हमने ख़ुद ख़रीदे हैं। ये लाखों रुपए खर्च करके हमने ये एग्ज़ाम के लिए ख़रीदे हैं, और वो सारे कैमराज जो हैं हमारे उससे जो हमारा यहाँ पर कंट्रोल रूम है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन उसमें होती है, यानी कंट्रोल रूम से भी
हमारे जो मॉनिटर करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो हाल में उधर सुपरिटेंडेंट को उसको ये जो हमारे होते हैं इंस्पेक्टर्स होते हैं, अच्छा, उनको यहाँ से आवाज़ देकर कह सकते हैं कि फलाना बच्चा जो है वो नकल कर रहा है। इतने तक बल्कि मुझे खुद यहाँ पर, मैं एक स्कूल में खड़ा था तो मुझे कंट्रोल रूम से आवाज़ आई है कि आपके राइट पर जो बच्चा है इसकी पेपर बोर्ड के नीचे नकल है। तो वो हमने जब मैंने बरामद की, सारे बच्चे हैरान हो गए कि ये तो कहीं से और से आवाज़ आई है। ई मार्किंग का भी आपने सारे मैं कंप्लीट करता हूँ। इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम, इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। अच्छा। और ये होनी चाहिए। हर बार हम नए नए रिफॉर्म्स करते हैं, जैसे कि इस बार आपने कुछ इदारों की बात की, हमने इस बार ये किया कि मॉनिटरिंग में हमने हमारे जो PMS ऑफिसर्स हैं फील्ड में, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इन ऑफिसर्स को भी मैंने मॉनिटरिंग के लिए भेजा कि आप जाएं और जो भी सेंटर आपको कहीं पर किसी पर शक हो, सेंटर पर आप बिल्कुल जाएं विदाउट एनी नोटिस, आप वहाँ एंटर हो जाए, विदाउट एनी ऑर्डर आप एंटर हो जाएं और आप मॉनिटरिंग करके हमें रिपोर्ट करें। ठीक। तो उन्होंने ई मार्किंग वाला सवाल, वो जो तजर्बा किया है वो सही तजर्बा रहा है? ई मार्किंग में ऐसे था कि अभी तो ये तो नई बात नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये दूसरा एग्जाम भी उसके थ्रू लिया है। एक इस मतलब कितने स्कूलों में ये तजर्बा किया? ये हमने जो मैट्रिक में 78 सेंटर्स में और आउट ऑफ 685, और एंटर में हमने 64 सेंटर्स में हमने ई मार्किंग की थी। वहाँ के नताइज भी ख़राब आए हैं जो जहाँ पे ई मार्किंग की है? नहीं, ई मार्किंग में ऐसा है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट, चूँकि ऑन स्क्रीन मार्किंग है, सिस्टम जनरेटेड है, तो उसमें चूँकि हम पायलटिंग कर रहे थे, तो कुछ इदारे हमने ली हैं और ये चॉइस थी कि कोई इदारे से निकलना चाहे वो निकले, कोई अपने चॉइस पर आना चाहे तो आ जाए। हमने उन इदारों में जो ई मार्किंग की है तो उनकी तो हमने ई मार्किंग की उसके रिजल्ट्स आ गए, लेकिन हम उन तमाम पेपर्स की आधे पेपर्स के हमने कर लिया था पहले, वो स्ट्राइक से, आधे का हमने बाद में किया। हमने उनकी मैनुअल भी की है। अच्छा। हमने उनकी मैनुअल जो वो मार्किंग है वो भी की है। तो जाहिर है हम दोनों की अभी एक एनालिसिस करेंगे और हमने वो KPPCC में रिपोर्ट करना है ताकि सारे बोर्ड जो है उसके मुताबिक अगले साल फैसला करें कि हम सिस्टम ई मार्किंग में जाएं या मैनुअल मार्किंग में। और ये जो इस मरतबा एनुअल 1, एनुअल 2, ये क्या तस्वर है? ये तो मैंने आपको पहले वजाहत की है कि वो IPMC ने मतलब ये कराया था कि इसकी एडवांटेज ये था कि बच्चों को वो सप्लीमेंट्री में कई बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते, तब सारे दे सकते हैं, या इस एग्जाम की रिजल्ट के ऊपर बच्चे दाखिले ले सके इदारों में। बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत नाजरीन, और ख़ुसूसन वो बच्चे जो देख रहे हैं, जो परेशान हैं कि वो खुदा न खास्ता फ़ेल हो गए हैं, फ़ेल अगर हुए हैं, उनके अगर कंपार्ट आए हैं पेपर्स, 1, 2, 3 पेपर्स में अगर वो रह गए हैं, तो चेयरमैन साहब का ये कहना है, और आप ये ट्राई कीजिएगा कि आपने यानी परेशान नहीं होना, आपके पास मौके हैं, चांस हैं आपके पास, और चूँकि 9th का है आपके पास, फिर 10th में भी एक मौका है। और चेयरमैन साहब ये भी कह रहे थे कि अगली डिग्री जब तक उन्होंने नहीं ली तो वो बार बार ये मौके ये बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।